आज की मेहमान को जो कि डाइटिशन हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना इसमें मिस सोनिया जो कि PKNC से तशरीफ़ लाई हैं। सोनिया जी, हमारे सुनने वाले और जानने वाले देखने वाले जानना चाहेंगे कि एक माहिर ग़िज़ाइयत जो है उनके नज़दीक ख़ुराक की हिफाजत से क्या मुराद है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज आपने मुझे एक अहम मौज़ू पे बात करने के लिए यहाँ पे दावत दी है। तो इसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन में कुछ बोलना चाहूँगी। मेरा नाम सोनिया है और मैं एज़ अ मास्टर ट्रेनर एंड रिसर्च एसोसिएट काम कर रही हूँ पाकिस्तान कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर में, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है न्यूट्रिशन पे जो कि हम जिस पे काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें वन बाय वन अपने रोल की कि मैं एज़ अ मास्टर ट्रेनर क्या काम कर रही हूँ, तो बेसिकली हम लोग 3 ग्रुप्स को जो है वो डील कर रहे हैं जिनकी हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, जैसा कि लेडी हेल्थ वर्कर्स और स्कूल एडवाइज़र्स। इसके अलावा जो है क्लिनिकल डाइटिशियंस को हम ट्रेन कर रहे हैं या उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो मेरा डायरेक्ट लिंक है वो मेरा क्लिनिकल डाइटिशियंस ग्रुप के साथ है और लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ है। जैसे कि आप जानते हैं कि लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, ठीक है। वो घर घर जाके पैगाम देती हैं, उनकी डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं और वो घरों में माओं के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हैं। तो इसीलिए हमने उनको चूज़ किया कि हम उनकी ट्रेनिंग कर सकें ताकि वो हमारा पैगाम आगे जाके माओं को दे सकें। हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट का मकसद यही है कि हम माँ और बच्चे की ग़िज़ाइयत पे फोकस करें, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो 600 से ज़ायद लेडी हेल्थ वर्कर्स को अब तक ट्रेन कर चुके हैं और वो फर्दर घर घर जाके पैगाम देती हैं और इस तरह से हमारा नॉलेज जो है वो कैस्केड होता है। और अगर हम क्लिनिकल डाइटिशियंस की बात करें तो इसी तरह से बेशक वो ऑलरेडी ट्रेंड होती हैं, वो पढ़ी लिखी सब होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन तक जो है वो अपना नॉलेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं उनके साथ, ताकि जो है वो फर्दर अपने नॉलेज को जो है वो आगे पहुंचा सकें। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो क्लिनिकल डाइटिशियंस 1300 से ज़ायद जो है हम अब तक ट्रेन कर चुके हैं और वो फर्दर जाके अपनी लोगों तक जो है, अपने पेशेंट्स तक अपनी वो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो कैस्केड करते हैं। फिर अगर मैं अपने दूसरे रोल की बात करूं, जो कि मैं एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर रही हूं, और वो रिसर्च एसोसिएट का काम जो है मेरी फूड प्रोसेसिंग चेयर में है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट में हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिसमें मैं काम कर रही हूँ वो है फूड प्रोसेसिंग चेयर। अब बेसिकली ओवरऑल एक बात करें, अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं डायरेक्ट हीट पे, तो क्या होता है, हम बात करते हैं कि उसमें न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं, यानी कि जो अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं वो हीट पे जो है ना वो लॉस होना शुरू होते हैं और हम उससे भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते। हम लोगों को पता ही नहीं है। तो हम बेसिकली फूड प्रोसेसिंग चेयर में ये काम कर रहे हैं कि हम ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो चीज़ बन रही है वो हमारे लिए सेफ़ है। सबसे पहले तो हम उसकी सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि वो कितनी देर तक उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी शेल्फ़ लाइफ पे हम काम कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि आप फूड वेस्टेज को हम कम कर रहे हैं। आपको पता है कि इस टाइम पे हम उतना खा नहीं रहे जितना वो वेस्ट कर रहे हैं। तो फूड वेस्ट जो हमारा हो रहा है हम उसको दोबारा से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा फूड वेस्टेज जो है वो कम हो सके और हम एक अच्छी चीज़ जो है वो अपनी माओं के लिए, हामला ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए हम वो लेके आ सकें। तो ये बेसिकली हमारी फूड प्रोसेसिंग चेयर का काम है जो कि हम PKNC में कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त। सोनिया जी, ख़ुराक की हिफाजत के अहम अनासर क्या हैं? एक ख़तून जो कि घर में बैठी हुई है या आम लोगों के लिए भी हम कैसे ख़ुराक की हिफाजत कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने मेरे से। सबसे पहले तो मैं बात करूँ जो आज का टॉपिक है कि फ़ूड सेफ्टी एंड हाइजीन, यानी कि ग़िज़ा की हिफाजत और उसकी सफाई। अब पहले तो मैं इस चीज़ पे आऊँगी कि आपको पता है बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस चीज़ पे बात करते हैं कि हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, यानी कि मतवाज़न ग़िज़ा लेनी चाहिए। अब हर कोई तो इस पे बात करता है और हम कहीं ना कहीं कोशिश भी कर रहे होते हैं कि हम हर फ्रूट ग्रुप्स जो हैं वो लें, लेकिन हम ये नहीं ख्याल करते कि हमारे लिए सफाई सुथराई कितनी ज़रूरी है। जो हम खाना खा रहे हैं क्या वो सेफ़ है, क्या वो महफूज है हमारे लिए? तो सबसे पहले मैं आप लोगों के एक सिंपल वर्ड्स में ये बताना चाहूँगी कि फ़ूड सेफ्टी है क्या। फूड सेफ्टी यानी कि ग़िज़ा की हिफाजत से मुराद वो तरीक़ेकार हैं जो हम अपनाएं और हमें ये बात की श्योरिटी हो कि हमारा जो फूड है वो सेफ़ है, जो हम खुराक खा रहे हैं वो महफूज है। किससे महफूज है? जरासीमों से महफूज है, डिफरेंट केमिकल से महफूज है और बहुत सारे फिज़िकल एजेंट्स जो हैं हमारी खुराक में आते हैं, जैसे कि बाल, नाखून, ठीक है, कोई शीशा टूट के गिर गया, कुछ भी, तो वो क्या होता है, उससे आपका फूड जो है वो ख़राब हो सकता है, डैमेज हो सकता है और आपको नुकसान दे सकता है। तो अब अगर हम बात करें कि
ये अगर इतना ज़रूरी है खुराक की हिफाजत, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? खुराक की हिफाजत करना किसकी ज़िम्मेदारी है? तो ये सबकी ही ज़िम्मेदारी है। अगर हम प्रोडक्शन से लेके अपने फार्म टू टेबल की बात करें, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप जहाँ पे आपकी काश्तकारी हो रही है, फिर प्रोसेसिंग लाइन में आ रहा है, फिर पैकेजिंग हो के आप तक पहुँच रहा है और फिर आप उसको घर में ला के यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो हर बंदे की जिम्मेदारी है वो जहाँ से वो हो के आ रहा है कि वो अपने फूड को सेफ रखे, किसान से लेके बिल्कुल माँ तक की जिम्मेदारी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, ये हर बंदे की जिम्मेदारी, जहाँ से वो प्रोसेस होकर फूड आ रहा है। तो इसलिए हर बंदा अपने लेवल पे ये कोशिश करे कि जो ग़िज़ा हम ले रहे हैं या किसी तक पहुंचा रहे हैं वो बिल्कुल सेफ़ हो, वो इन सब जरासीमों से, केमिकल से, फिज़िकल एजेंट से जो है वो पाक हो। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि ज़िम्मेदारी हर बंदे की है, किसी एक पर्सन पे जो है ना वो आप ब्लेम नहीं कर सकते कि ये इसकी ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा अब हम अपनी खुराक को जो है वो सेफ़ कैसे रख सकते हैं, किस तरह से हम उसको महफूज रख सकते हैं, तो इसके डिफरेंट जो है वो पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने खुराक को जो है वो महफूज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? चेक करना। ठीक है, फिर आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं अपने फूड की ला के। जब आप सबसे पहले तो आप ग्रॉसरी करना चाहते हैं तो चीज़ें चेक करके लेते हैं, फिर आप अपनी उसकी जो है वो आके क्लीनिनेस करते हैं, फिर आप उसकी तैयारी करते हैं, फिर उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। देन अगर आपने कुछ चीज़ बच गई है तो आपने उसको स्टोर कैसे करना है। इसको हम फर्दर नेक्स्ट पॉइंट में जाके मैं इसकी डिटेल पे बात करूँगी कि किस किस तरह से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पॉइंट्स हमारी ज़िंदगी में। सोनिया जी, आप कुछ लेके आई हैं चीज़ें भी, मैं चाहूँगी कि इसके मुतालिक भी कि आप हमारे देखने और सुनने वालों को बताएं। बिल्कुल, जैसे कि अभी मैंने बात की कि सबसे पहला हमारा स्टेप आता है चेक का। अब ख़वातीन शॉपिंग करने जा रही हैं, ग्रॉसरी करने जा रही हैं या मर्द हजरात जा रहे हैं, हमारे यहाँ ना एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि एक ही बड़ा थैला ले जाते हैं हम घर से और हम कहते हैं कि हम ना सारी चीज़ें उसी में डाल के ले आते हैं। बट क्या होता है कि उससे भी हमारे जर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक हो गया। तो जब आप जा रहे हैं, आप अपनी ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करें कि उन चीज़ों को आपने अलग-अलग जो है ना वो पकड़ना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्रॉस कंटेमिनेशन। मैं क्रॉस कंटेमिनेशन पे बात करूँगी कि आपने चीज़ें ली, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने उसको क्या किया कि एक ही थैले में हर चीज़ डाल ली। फॉर एग्जांपल आज आपने कहा साबुन डाल दिया, उसी में आपने बिल्कुल आज आपने कहा कि गेस्ट आ रहे हैं या मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज गोश्त पकाऊं, तो आपने गोश्त खरीदा, साथ ही कोई सब्ज़ी वगैरह खरीद ली या फल खरीद लिया, तो आपने एक ही बैग में इसको डाल दिया। तो क्या होगा? अब आपको पता है गोश्त के ऊपर कितने वो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि जहाँ पर वो पड़ा है वो एरिया साफ़ है नहीं साफ़, कितना, बल्कि आजकल तो हमारे बहुत बुरे हालात होते हैं जहाँ पे मीट हम ख़रीद रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मक्खियाँ बैठ रही हैं, जो काट रहा है गोश्त को पता नहीं उसके हाथ साफ़ हैं या नहीं है, उसकी अपनी हाइजीन कैसी है, तो क्या होता है कि वो जर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब हम ले रहे हैं उसका, फिर वो जो एक पानी जो है वो ड्रिपिंग हो रही होती है उसकी वाटर की गोश्त में से, तो जब आप उसको एक ही बैग में डालेंगे तो वो उसका क्रॉस कंटेमिनेशन होगी। ठीक है, कि वही ड्रिपिंग जो है आपके फलों पे गिर रहा है, पानी गिर रहा है, सब्जियों पे गिर रहा है, और जब आप आके उसको बगैर अच्छे से धोए इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा कि आपके जर्म्स जो हैं वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होकर वही आपके स्टमक में जाएंगे जब आप उसको इनटेक करेंगे। तो इसलिए पहली बात तो ये कि जब आपने शॉपिंग करनी है या ग्रोसरी करनी है तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपने उसको अलग-अलग चीज़ों को रखना है। फिर दूसरी चीज़ कि क्रॉस कंटेमिनेशन हमने बात कर ली फूड टू फूड। अब क्या होता है कि इक्विपमेंट टू फूड भी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये कटिंग बोर्ड्स हैं, हमारे शहरों में तो बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि हम कटिंग बोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब कटिंग बोर्ड्स अगर हम एक ही कटिंग बोर्ड पर रख के अपनी हर चीज़ को जो है वो काट लेंगे तो क्या होगा? जर्म्स ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर इवन के मेरे अपने घर में एक ही लकड़ी का है और उसके ये कॉमन, ये हमारी आम जो हम कॉमन एक गलती कर रहे होते हैं ना घरों में, ये वो है। ठीक है, हम क्या करते हैं, गोश्त काटा और उसी पे बाद में रख के अपने चॉप कर लिया, सब्जी काट ली, इस तरह से कर लिया। तो यहाँ पे ये मैं आपको डिफरेंट कटिंग बोर्ड्स दिखाने के लिए इसीलिए लेके आई हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि हम किस चीज़ के लिए कौन सा कलर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑरेंज रेडिश कलर होता है इसको हम यूज़ करते हैं गोश्त को काटने के लिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम फ़िश वगैरह को उसकी कुकिंग करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये कटिंग बोर्ड यूज़ करेंगे। ब्लू जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर इसी तरह से ग्रीन जो है, ग्रीन येलो शेड जो होती है वो हमारी वेजिटेबल्स को कट करने के लिए होती है। और अगर हम वाइट
डाइट की बात करें तो वो हमारी फ्रूट्स के लिए यूज़ होती है। तो अब बात ये आती है कि अगर कोई कहे कि हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम क्या करें, हम तो कटिंग बोर्ड्स ले ही नहीं सकते, दवाइयों से सस्ते हैं। एग्जैक्टली लेकिन मेरे पास उसका भी हल है। मैं अपने देखने वालों को यही कहूँगी कि अगर तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लें, ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, उनके घरों में एक ही कटिंग बोर्ड है, तो वो प्लीज़ एक चीज़ के लिए इस्तेमाल करने के बाद अच्छे तरीके से साबुन से वॉश करें और फिर उसको किसी और चीज़ के लिए यूज़ करें। इसी तरह से मैं उनको छुरियों का कंसेप्ट दूंगी कि हमारे यहाँ ना बड़ी ये भी एक प्रैक्टिस है कि हमने एक ही छुरी यूज़ करनी होती है और उसी से हर चीज़ को काट रहे हैं। तो देखिए छुरियाँ तो बहुत सस्ती हैं, इसको तो हम इजीली ले सकते हैं। तो क्या करें कि एक जो बड़ी, इससे भी बड़ा साइज होता है, वो आपके गोश्त काटने के लिए होता है, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो इससे आप वेजिटेबल्स को कट कर लेंगे, इससे भी छोटा साइज़ अगर हो, और ये जो है वो मोस्टली आप अपने फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर अगर यही बात करूँगी कि अगर मुझे कोई कहे कि जी मैम हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे घर में तो एक ही है, क्योंकि हमने हर लिहाज पे हर लेवल पे जाके बात करनी है, तो प्लीज़ आप उसको वॉश करें अच्छे तरीके से, देन आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ करें, ठीक है। और अगर जैसे मैं देहात के लोगों की बात करूँ तो वहाँ पर कटिंग बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उनके पास होते हैं। वो लोग क्या यूज़ करते हैं, वो परात, ट्रे, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। तो जिसको बड़ा थाल बोलते हैं, वो उनकी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैं उनको ये कहूँगी कि प्लीज़ अगर आप गोश्त कटिंग कर रहे हैं या सब्ज़ी या फल काट रहे हैं तो किसी एक परात में या ट्रे में रख के हर चीज़ कटिंग ना करें, एक चीज़ काट लें, फिर उसको वॉश करें और फिर अगली चीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करें। तो इस तरह से क्या होगा कि आप अपने क्रॉस कंटेमिनेशन से जो है ना वो बच सकते हैं और आपके जरासीम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। फिर इसी तरह से अगर हम बात करें, अच्छा हमारी ना हैंडलिंग में भी बड़ा मसला आता है। अब ये तो हमने बात कर ली कि जी इस तरह से आपने अपने यूटेंसिल्स जो हैं, ये बर्तन जो हैं, उनको अलग-अलग यूज़ करना है, उनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। तो आपको पता है जब हम फूड सर्व करते हैं घरों में, या मैं कमर्शियल लेवल पे भी यही बात करूँगी और घरों में भी अगर हम यही बात करें तो हमें ना बर्तन पकड़ने का भी सही तरीका नहीं पता। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अब अगर ये गिलास हैं और हमने 3-4 गिलास इकट्ठे लेके जाने हैं तो हम यूँ पकड़ते हैं, ठीक है, इस तरह से पकड़ते हैं और हम जाके जो है ना वो अगले के सामने या टेबल पे डाइनिंग पर रख देते हैं। बहुत बुरा है। क्यों? अब देखिए, एक तो वो अगले को भी देखने में बुरा लगेगा, दूसरा आपके हाथों पे हर टाइम जरासीम है तो वो इस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू इक्विपमेंट और आपके यूटेंसिल्स पे जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं चम्मच की बात करूं तो चम्मच क्या है, हम अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई कहे कि ज़रा चम्मच तो पकड़ाना, हम कहेंगे यहाँ से पकड़ के ये लो। हम बहुत इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम कर रहे होते हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान उठाते हैं, बाद में बीमारियों का शिकार होते हैं। तो सही तरीका चम्मच पकड़ने का ये है, अगर आपसे कोई कहे तो आपने प्लीज़ इस तरह से चम्मच जो है वो उनको पकड़ाना है। फिर इसी तरह से हम अगर किसी को फूड सर्व कर रहे हैं प्लेट में तो सही पकड़ने का तरीका जो है वो ये है, ना कि ये है। आपका थंब जो है, अंगूठा यानी कि वो अंदर नहीं जाना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए आपके फूड के साथ। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी जो है अगर हम एहतियाती तदाबीर अपनाएं तो हम बहुत सारे जरासीमों से बच सकते हैं और बीमारियों का शिकार नहीं हो सकते। यानी ख़ातिन हज़रात, एक बीमारी तो वो है ना जो हम बाहर से ले आए हैं, हमें नहीं पता कि जो हमने प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया उसमें क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम माएँ, घर में ख़वातीन जो खाना बनाने वाले या जो भी जो सर्व करते वक्त और वो पकड़ाते वक्त, हमारे यहाँ आज भी हाथ धोने का वो कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हाथ धोना कितना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मज़हब में भी बताया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया। आप सुन्नत, आप मेहमानों के बल्कि हाथ धुलवाना, ताकि अगर कोई मेहमान झिझक के मारे नहीं कह रहा तो उसको उस जगह पे बिठा के भी, हमारी ये रिवायत हमेशा रही है कि हम उसके हाथ धुलवाते रहें। तो ये तो हो गई कि खुराक से पैदा होने वाली जो हैं हमारी सफाई जो कितनी ज़रूरी है। अच्छा, अब हम उन बीमारियों को डिस्कस करना चाहेंगे जो कि खुराक से पैदा होती हैं। एग्जैक्टली कैसे किसी शख्स को पता चले कि मैंने आज जो अगर मेरे पेट में दर्द हो रही है तो वो किस वजह से है, खुराक से कौन कौन सी बीमारियां जी, सब जैसे कि हमने बात की कि फूड सेफ्टी यानी कि ग़िज़ा की हिफाजत, अगर हम ग़िज़ा की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, या उसकी ख़रीदारी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है, तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो हम शिकार होंगे किसका, फूड बॉर्न इलनेस का, यानी कि आलूदा ग़िज़ा से पैदा होने वाली बीमारी या इन्फेक्शन, ठीक है, उसका हम शिकार हो सकते हैं। अब फूड बॉर्न इलनेस के 2 नाम और हैं जिससे उनको पहचाना जाता है, तो उसका क्या नाम है, फूड पॉइजनिंग या फूड बॉर्न डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये इस पे बात करना क्यों ज़रूरी है, मैंने आज ये क्यों टॉपिक चूज़ किया, वो इसलिए चूज़ किया क्योंकि आपको पता है
इसका बहुत ज़्यादा बर्डन है इस डिज़ीज़ का, जो Health कि sector पे। आलूदा खुराक से पैदा होने वाली बीमारी है। इसका हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन है। स्पेशली जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो 40% यानी कि 40% शिकार हो रहे हैं इस चीज़ का, फूड बॉर्न इलनेसेस का। और अगर हम उनका डेथ रेट की बात करें तो सालाना 1,25,000 से भी ज़्यादा बच्चों की अमवात हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ फूड बॉर्न इलनेस की वजह से, नाकस ग़िज़ा खाने की वजह से, सफाई सुथराई ना होने की वजह से। तो देखें कितना ज़्यादा जो है ना वो हमारे पे बर्डन है और कितना हम ईयरली जो है ना वो हम लॉस में जा रहे हैं। और इस पे इसी तरह से जैसे बच्चा बीमार होता है बार बार तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप पे इकोनॉमिकल बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी महंगाई बहुत है, लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब बच्चा बीमार होता है तो फिर आपने तो उसको हर हाल में लेके जाना ही होता है डॉक्टर के पास। तो क्यों ना हम ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनाएं घरों में कि जिससे हम इस सब चीज़ों से बच सकें। तो अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है या ये फूड बॉर्न इलनेस हो जाती है तो क्या इलामात है, लोगों को कैसे पता चले कि हम इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो अगर हम उसकी माइल्ड सिम्टम्स की बात करें कि अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है, ठीक है, तो घरों में कैसे पता चले। बच्चे या बड़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, दिल ख़राब होगा, उनका पेट में दर्द होगा, ठीक है। और अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, आप उसको फोकस नहीं करते हैं, कहते हैं चलें ठीक है कोई बात नहीं, उल्टियाँ आ रही हैं ना, हो जाएगा ठीक है, आप घरों में टोट के करना शुरू कर देते हैं, आप फोकस नहीं करते कि हम इसको डॉक्टर को चेक करवाएं, तो उससे क्या होगा कि वो सिवियरिटी इख्तियार कर जाएगी, शिद्दत इख्तियार करेंगी वो सिम्टम्स जो हैं। उससे फिर आप बच्चे को या बड़े को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाएगा, 102 से ज़्यादा बुखार, ठीक है, और उसके साथ उसको ब्लडी डायरिया यानी कि उसके पखाने में खून आना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी, शदीद पेट में दर्द होगा, और जब बार बार वॉमिटिंग होगी तो उसके जिस्म में पानी की कमी भी हो जाएगी, वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा बच्चा, ठीक है, या वो बड़ा जो भी है। आपको पता है इस टाइम रिस्क पे ज़्यादा कौन लोग हैं? बच्चे, 5 साल से कम उम्र बच्चे, हामला ख़वातीन, और वो लोग जो बूढ़े हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, और वो जो ऑलरेडी भी किसी बीमारी का शिकार है उनको ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो उनमें पाई जाएंगी अगर आप उसको पे फोकस नहीं करते तो। और ये इतना स्वेयर भी हो जाता है कि डेथ के चांसेस भी होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 5 साल से कम उम्र बच्चे कितनी डेथ्स हो रही हैं हर साल। तो इस सब से बचाव के लिए ज़रूरी है कि प्लीज़, मैं माओं को मेरी इल्तिजा है इस टाइम यहाँ पे कि वो फोकस करें। क्यों? क्योंकि हम घर की बात कर रहे हैं, हम किसी प्रोसेसिंग लाइन के इस टाइम में बात नहीं करूँगी, मैं घर से स्टार्ट लूँगी कि माएँ जो हैं वही किचन में काम कर रही होती हैं, वही अपने बच्चों को सर्व कर रही होती हैं, वही पूरे घर को डील कर रही होती हैं। तो उन्होंने जब अपनी जो है वो खाना तैयार करना है तो उसमें एहतियाती तदाबीर यही करनी है कि क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, आपके अपने हाथ साफ़ हों, आपका किचन एरिया जहाँ पर आपने कुकिंग करनी है वो साफ़ हो, और आपके हाथ साफ़ हों, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि हाथ साफ़ होने चाहिए ताकि जर्म्स ट्रांसफ़र ना हो सकें। सोनिया जी, हमारे साथ बहुत सारे लिसनर और कॉलर्स भी हैं, मैं चाहूँगी कि हम उनका शुक्रिया भी अदा करें और साथ उनके सवालात भी लें। हमारे साथ फराज राना हैं जी, सजाद अहमद बरी साहब हैं, राना मुदस्सर हैं, अरशद नजम है, आयत फ़ातिमा हमारा मुश्ताक हैं, नासिर नदीम है हमारे साथ, सलाम भी कह रहे हैं बहुत उम्दा प्रोग्राम है आपका और बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने सेलेक्ट किया है। अमजद मुग़ल साहब हैं, अली रज़ा हैं, सना रहमान हैं, हमारी बहन चीफ़ डाइटिशियन सुरैया इख्तियार हैं, बहुत शुक्रिया सुरैया जी, आप हमेशा हमारी हौसला अफजाई करती हैं। सऊदी अरब से इंजीनियर मोहम्मद आदिल मलिक हैं, ये भी हमारे बड़े रेगुलर लिसनर कॉलर हैं। इब्राहिम कलैरी हैं, डीजी खान से किश्वर सुल्तान हैं, लिया से नज़ीर साहब हैं, शफ़क़त शफ़ीक हैं, साजिद इलियास हैं, कह रहे हैं तमाम सुनने वालों को सलाम। सना रहमान रियाज़ भट्टी हैं लाहौर से, सैयदा सिद्रा अली हैं हमारे साथ, जाहिदा ताहिर हैं, डॉक्टर तैयबा खिलजी जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं हमारी रेडियो टीम का, वो भी हमारे साथ हैं। कह रही हैं कि घर में पालक धोने का तरीका बता दें कि कैसे तमाम जो हैं वो वेजिटेबल्स, खुसूसन पालक, साग वगैरह, चूँकि इन्हें धोना बड़ा मुश्किल होता है कि तो उस पर जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका असर ज़ायल हो जाए। और दूसरा उनका सवाल है गोश्त के हवाले से कि गोश्त को कितनी देर तक फ्रीज़ किया जा सकता है ताकि उसके ग़िज़ाई अज्जा ज़ाया ना हो। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सवाल करने के लिए। सबसे पहले सवाल का मैं जवाब दूंगी कि जैसे पालक और साग वगैरह पे मट्टी बहुत ज़्यादा लगी होती है, तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि उसको अच्छे तरीके से आप उसको खोलें, ठीक है, अलग-अलग पत्ते करें, बिल्कुल, और उसको एक टैप वाटर में, बहते पानी में जो है ना नीचे रख के सिंक में उसको किसी भी आपकी अपने टोकरी में डाल के उसको बहते पानी के नीचे जो है ना वो रखें ताकि जितनी भी मट्टी है वो सारी जो है वो उसमें से निकल जाए, और फिर बाद में उसको हाथों से अच्छी तरह मसल के जो है वो आप उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर सकते हैं। और दूसरी बात आपने पूछी
गोश्त की कि गोश्त फ्री। अच्छा, हमारे यहाँ ना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जैसे कुर्बानी का गोश्त बहुत लंबे अरसे तक हम लोग स्टोर कर लेते हैं, बट वो एक गलत चीज़ है। देखिए, हर चीज़ की शेल्फ़ लाइफ जो है ना उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर हम देर तक रखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें उतने ही जर्म्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। हम लोग ये समझते हैं ना कि शायद चीज़ फ्रीज़ हो गई है तो पता नहीं हम खाते रहेंगे तो बहुत अफादियत मिलेगी उससे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हर चीज़ की एक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमें मिलते हैं, बेशक गोश्त से हम बहुत अच्छी हमें प्रोटीन मिलती है और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो मिलते हैं। तो क्या हो रहा है कि अब जब हम इतनी देर तक उसको स्टोर करेंगे तो उसकी हिफाजत कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि उसको स्टोर कितनी देर तक करना चाहिए। ये बिल्कुल डिपेंड करेगा आपके सीज़न पे, टेम्परेचर कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर सर्दियाँ जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो आप इसको महीने 2 महीने तक भी आप अपने इजीली फ्रीज़ कर सकते हैं गोश्त को, क्योंकि लाइट भी इतनी नहीं जा रही होती, लोड शेडिंग का मसला नहीं होता, और उसको जो है ना प्रॉपर हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे कि जून जुलाई का टेम्परेचर आपको पता है कितना ज़्यादा होता है, और उसमें फिर क्या होता है कि लोड शेडिंग भी बहुत हो रही होती है, लाइट आ रही है जा रही है, तो क्या होगा, वो डीफ्रीज़ होगा, फिर से फ्रीज़ होगा, तो वो उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहता, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने टेम्परेचर और सीज़न के हिसाब से अपनी चीज़ को जो है वो स्टोर करें, ताकि वो आपको नुकसान ना दे, बल्कि उससे आपको भरपूर फ़ायदा मिल सके। और कोशिश ये करें कि उतना ही लेके आएं जितना आपको ज़रूरत है। एग्जैक्टली, ताकि ताज़ा से ताज़ा। अच्छा, इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि आपने अपने मीट को स्टोर कैसे करना है। आप लेके आ रहे हैं, मैंने ना अक्सर लोगों को देखा कि घरों में बहुत गलत प्रैक्टिस है कि वो वॉश के बगैर ही स्टोर कर देते हैं। अब देखें, जब आप मीट को लेके आ रहे हैं तो उसमें तरह तरह के जर्म्स, ठीक है, हाथ पता नहीं कैसे लगे हुए बैक्टीरियाज हैं, और उसके अलावा जो है वो उसका इतना ब्लड लगा होता है, ठीक है। तो हम ऐसे कैसे उसको फ्रीज़ कर सकते हैं, वो बाकी चीज़ों को भी डैमेज करेगा साथ में। तो उसको गोश्त को लेके आएँ, प्रॉपर तरीके से वॉश करें, उसको ड्राई होने दें, एक टोकरी में डालें, वो सारा पानी उसमें निकल जाए। जब वो ड्राई हो जाए तो फिर आपने उसको क्या करना है, इस तरह के जिप लॉक बैग्स हैं, ठीक है, जो कि इजीली आपको मार्केट से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते हैं। इसमें आप उसको पैक करें और फिर आप अपने फ्रीज़र में जो है ना वो उसको फ्रीज़ करें। और इसी तरह से जो है वो अपनी बाकी चीज़ों को भी अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं, कि जैसे हमें स्ट्रॉबेरी बहुत कम सीज़न, बहुत कम टाइम के लिए आती है, तो हम उसको स्टोर करते हैं। तो इसी तरह से पैकेट्स यूज़ करें और अपनी चीज़ों को स्टोर करें, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो सके और चीज़ आपकी महफूज रह सके। हमने अक्सर देखा है घरों में कि जब लाइट बंद होती है ना तो गोश्त का पानी जो है वो बह के बल्कि फ्रिज से नीचे आ रहा होता है। एग्जैक्टली। बाकी अगर वो फलों में गिर रहा है या सब्जियों पे गिर रहा है तो उनको भी ख़राब करता है। सोनिया जी, आज भी हमारे यहाँ हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों को हम नज़रअंदाज करना, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं स्कूल्स में देखती हूँ बच्चे वॉशरूम के बाद भी हाथ नहीं धोते। बिल्कुल। ये जो हमारे हाथ हैं, ये जरासीम के फैलाव में क्या किरदार अदा करते हैं? हाथों की सफाई माओं के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? हर वो शख्स जो फूड से रिलेटेड है, हाँ वो हमारे होटल इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग हैं या माएँ हैं, बिल्कुल, या उनको सर्व करने वाले हैं, हाथों की सफाई की कितनी अहमियत है? हाथों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम अगर हम बात करें ना कि किस हमारे जिस्म के अज़ा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होते हैं जर्म्स, तो मैं हाथ ही कहूँगी, क्योंकि हाथ ही हमारे हर चीज़ के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। हम बर्तनों को पकड़ रहे हैं, हम किसी इंसान को टच कर रहे हैं, या हम कुकिंग कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए हमारे अपने हाथ ही यूज़ हो रहे हैं। तो हाथों से ही जर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, हमारी इन्वायरमेंट में जर्म्स हैं, हर जगह हैं। अगर मैं इस टेबल की भी बात करूँ, इन बर्तनों की बात करूँ, तो इधर भी हैं। अगर हम दरवाज़ा खोल रहे हैं उसके डोर पे भी हैं, ठीक है, और अगर हम कोई कीज़ पकड़ रहे हैं उस पर भी, मतलब हर जगह जर्म्स हैं। तो हम हर जगह ही अपने हाथों को लगा रहे होते हैं, तो वो जर्म्स हमारे हाथों पर ट्रांसफ़र होते हैं, और अगर हम उसको नहीं धोएंगे तो वो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ों में ट्रांसफ़र होंगे। तो अब मैं बात करना चाहूँगी कि हाथ कब कब धोने चाहिए, ठीक है, क्यों इतना ज़रूरी है कि जी हम हर काम के लिए हाथ धोएं? तो ये वाकई ज़रूरी है, क्योंकि जर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं। खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के बाद, रॉ मीट को हैंडलिंग करने से पहले, रॉ मीट को हैंडलिंग करने के बाद हाथ धोएं। आप अगर मार्केट जा रहे हैं तो जाने से पहले, आने के बाद अपने हाथ धोएं। सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस यही होनी चाहिए कि अपना सामान रखें और आते ही पहले अपने हाथ धोएं, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप किसी बीमार की तीमारदारी करने के लिए जा रहे हैं तब भी हाथ धो के जाएं, वापसी आके हाथ धोएं, ठीक है। फिर अगर आप अपने कूड़े वाली बास्केट को हाथ लगा रहे हैं, ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस देखी है मैंने घरों में, कि एक गलत प्रैक्टिस है कि हम कूड़ा फेंकते हैं, देखें कहीं ना कहीं हमारा हाथ टच हो ही जाता है, लेकिन हम उसके बाद हैंड वॉश नहीं करते। तो इससे भी क्या है कि उसमें इतने जर्म्स हैं, वो सारे आपके हाथों पर ट्रांसफ़र हो गए और वही आपके मज़ीद फिर बाकी चीज़ों में जाएंगे। तो आपने, अगर आप जैसे देहात वाला एरिया है, कोई आप अपने किसी जानवर को ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके बाद भी जो है ना वो अपने हाथ धोने हैं,
उसको ट्रीट करने से पहले भी बाद में भी। तो अगर कोई बच्चा खेल कूद रहा है तब भी उसके पहले भी हाथ धुलवाएं, बाद में भी हाथ धुलवाएं, उसका खाना खिलाने से पहले भी हाथ धुलवाएं। तो क्या होगा, जब हम ये हाथ धोने की एक प्रैक्टिस अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे तो हम बहुत ईजीली जरासीमों से बच सकते हैं। और हाथ धोने का सही तरीका क्या है, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता, तो मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपने टैप ऑन की, हाथ नीचे किए, ठीक है, गीला किया हाथों को, साबुन लगाया और आपने अपने यूं हथेली के साथ ऐसे रब करना है हाथों को, ठीक हो गया। फिर आपने यूं ऐसे उंगलियों को मसलना है, फिर आपने ऐसे ऐसे करना है, यूं अच्छी तरीके से उसको धोना है। फिर आपने अपने नेल्स को यूं के नेल्स भी साफ़ हो जाए, नेल्स बहुत गंदे होते हैं, वहाँ से भी जर्म्स ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो इस तरह से हम अपने अच्छी तरह से धो के उसको वॉश करके फिर आप क्या करेंगे कि लोग प्रैक्टिस, बहुत ये भी गलत प्रैक्टिस है कि हम टॉवल यूज़ करते हैं। आपको पता है टॉवल में भी बहुत ज़्यादा जरासीम है, फिर वही ट्रांसफ़र हो गया आपके हाथ धोने का, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो प्लीज़ आप उसको हवा में ड्राई होने दें और आपने अपना जो है ना वो पानी आपने हाथ यूँ रखने हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ भी आपकी, जब वो पानी ऐसे आएगा तो आपकी ये चीज़ भी साफ़ हो जाएगी। अगर आप अपने हाथों को यूँ करेंगे और वो गीला, तो वो जब यहाँ से आएंगे तो वो फिर जर्म्स आपके हाथों पे आ सकते हैं। एग्जैक्टली, तो ये प्रॉपर उसका तरीका है कि आपने हाथ धोना है। बहुत ज़बरदस्त। हम सोनिया जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे घर में जरासीम का जो घर है ना, एक हमारा झाड़ू होता है और दूसरे नंबर पे हम जिससे बर्तन धोते हैं और उर्फ़े आम में उसको कूचनी भी कहते हैं, कूची भी कहते हैं, वो जो स्पंज होता है। तो इस बात में कितनी सदाकत है, या जो हमारी किचन की शेल्फ्स होती हैं, बिल्कुल, ये इन सारी चीज़ों को जरासीम से पाक रखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं यही बात करना चाह रही थी कि हम ये तो बात कर लेंगे अब, ठीक है जी, हाथ धो लिए, बर्तन धो लिए, वो सारा हमने अपने तरफ से श्योर कर लिया कि ठीक है जी, हमारे तो वो जिसमें हम कुकिंग कर रहे हैं वो पैन भी साफ़ है, हमारे हाथ भी साफ़ हैं, वो चीज़ भी धोई हुई है, लेकिन फिर भी जर्म्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वो कैसे, आपको पता है, चूल्हा बहुत गंदा होता है, शेल्फ बहुत गंदी होती हैं, चूल्हा इतना गंदा होता है, लोग महीनों शायद उसको साफ़ नहीं करते, उसमें जमी होती है, तय बिल्कुल बनी होती है। तो प्लीज़ उसको भी साफ़ करें, ठीक है। उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, आप विनीगर के साथ, गर्म पानी के अंदर विनीगर आप ऐड करके उसको जो है उससे साफ़ करें, आपका वो बिल्कुल चमक जाएगा चूल्हा, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी शेल्फ साफ़ कर सकते हैं। जो आपके स्पॉन्ज है वो भी आप बॉइलिंग जो है वाटर उसके अंदर ऐड करके आप उसको साफ़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जितने भी जर्म्स होंगे वो स्टेरिलाइज हो जाएंगे। आपको पता है स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस हम घर में इजीली कर सकते हैं, उसको हम बॉइलिंग कहते हैं। बॉयल करके, पानी को बॉयल करके हम पिएँ, उसको पीने के लिए भी वो बेस्ट है, ताकि हम जरासीमों से बच सकें। और इसी तरह से अपनी चीज़ों को जो है वो साफ़ करने के लिए, धोने के लिए भी वो हमारे लिए बेस्ट है, चूल्हे के लिए। एग्जैक्टली। सोनिया जी, फीडर और ये फीडर का ब्रश, ये आप दो चीज़ें लाई हैं, तो अच्छा, इसके मुतालिक भी आप बिल्कुल देखने सुनने वालों को वैसे तो हम अपने प्रोग्राम के थ्रू, पाक कोरियन न्यूट्रिशन सेंटर के थ्रू, हम यही लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि प्लीज़ फीडर यूज़ नहीं करना। अगर हम 6 माह तक बच्चे की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध, क्योंकि उसी में हर भरपूर ग़िज़ाइयत है। और आपको पता है माँ के दूध में कोई आपको वो कोई जर्म्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर तरह से आप प्रिवेंट है। लेकिन अगर आप फीडर यूज़ कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि वैसे तो आप लोग ना यूज़ करें, लेकिन अगर कोई बहुत मजबूरी है कि माँ की डेथ हो गई है या कोई बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, तब आप फीडर अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसकी हाइजीन का ख्याल रखें। आपको पता है ऊपर ये कवर्ड नहीं होता फीडर में, मक्खियाँ बैठ रही हैं, बिल्कुल पड़े होते कोई मट्टी धूल पड़ रही है, लेकिन और आप वैसे ही बच्चे को जो है ना वो फीडर दूध, और अक्सर फीडर रख दिया जाता है, बच्चा खुद ही उठाता है उसको, थोड़ा सा पीता है, फिर रख लेता है, फिर उसको, और इतनी मक्खियाँ बैठ रही होती हैं, इतने उस पर जर्म्स आ रहे होते हैं, तो वही जो है ना वो फिर आप कहते हैं कि बच्चा बीमार क्यों हो रहा है। बच्चा इसीलिए बीमार हो रहा है कि आप उसकी हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो फीडर लोग धोते भी नहीं है सही से। आपको पता है दूध जो है वो जमा हुआ होता है, इस साइड पे स्मेल आ रही होती है, ये जो उसका निपल है ये चेंज नहीं कर रहे होते, बहुत अरसे तक लोग चेंज नहीं करते, और इसमें प्रॉपर जो है वो एक येल्विश उसका एरिया हुआ होता है। तो मैं इसको आज इसलिए लेके आई हूँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों को फीडर धोने का सही तरीका बता सकूँ, ताकि प्लीज़ आप अपनी बच्चों को जो है ना वो महफूज रखें, बीमारियों से बचा सकें। हमारा टाइम भी शॉर्ट है। बिल्कुल। अब जैसे कि हम घरों में ना इस ब्रश को यूज़ नहीं करते, ये स्पेशली फीडर साफ़ करने के लिए, और ये बहुत सस्ता है, 50-60 रुपये को आपका मिल जाएगा। और आपने क्या करना है, सारे पार्ट्स खोल के गर्म पानी करके उसके अंदर जो है ना वो सोप लगा के, और फिर आपने इसके थ्रू सारा फीडर वॉश करना है। ये देखिए, जब इस तरह से आप करेंगे तो उसका हर एक एरिया जो है वो साफ़ हो जाएगा, और आप इस चीज़ को मतलब आपको श्योरिटी हो जाएगी कि जो बच्चा फीडर यूज़ कर रहा है वो बिल्कुल साफ़ है, और उसमें कोई जरासीम जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया सोनिया, इतनी शानदार बातें हैं माओं के लिए। ख़वातीन हज़रात, जो बच्चे हैं ना, ये हमारा आने वाला कल हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं, ये ठीक होंगे, इनकी सेहत
सेहत ठीक होगी, हम माएँ अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम सब तंदुरुस्त होंगे, हम तंदुरुस्त होंगे तो मुआशरा तंदुरुस्त होगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम राबिता अपने अख्ताम को पहुँचा। अपनी मेज़बान शाज़िया शरीफ और मेहमान सोनिया को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।